ठीक है जी। सो नाउ दिस चैप्टर, ये जो आपको नोट्स दिए हैं मैंने, मनी प्लस बैंकिंग के इकट्ठे हैं। ठीक है बच्चा। और इसको हम ऐसे ही करेंगे, आज जैसे मनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्राइडे को तो क्लास नहीं रहेगी तो मंडे तक मनी खत्म हो जाएगा। उसके अंदर बैंकिंग ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है बच्चे। ओके। सो मनी एंड बैंकिंग बेटा कोई ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली लगा लो 3 to 4 मार्क्स का आएगा मनी में से। ओके। एक क्वेश्चन आता है ये यूजुअली। सो मनी है क्या बेटा, पहले सबसे पहले उसके लिए हमें एवोल्यूशन ऑफ मनी समझनी पड़ेगी कि मनी आया कहाँ से। पहले कहानी के तौर पे सुनेंगे। पहले के जमाने में बच्चे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी कंट्री किस तरह की थी? बार्टर सिस्टम पे रिलाय करती थी। कौन से सिस्टम पे? बार्टर एक्सचेंज पे, बार्टर सिस्टम पे। उसमें जो आपके पास सामान होता था, अगर मुझे खरीदना होता था तो मैं क्या करती थी? आपसे वो सामान ले लेती थी। अगर आपको भी मेरे सामान की गुड्स की जरूरत है तो एग्जाम्पल लेंगे। से सपोज मैं एक व्हीट सेलर हूँ और आपके पास कॉटन सेलर हुआ, तो मैं क्या करती थी? अगर मुझे कॉटन खरीदनी है तो मैं कहती थी भैया आप मेरे से व्हीट खरीद लो। ठीक है। लेकिन क्या जरूरी है कि अगर आप कॉटन बेचना चाहो लेकिन आपको व्हीट चाहिए? हो सकता है आपको राइस चाहिए हो, उसके बदले हो सकता है आपको पल्सेस चाहिए हो सकता है आपको गोल्ड चाहिए हो सकता है आपको शूज चाहिए हो, यस और नो? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी बच्चे। एक तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। क्या बोलते हैं? विच मीन्स कि आपको और मेरे को जरूरी नहीं है एक ही टाइम पे दोनों की एक्सचेंज जो है पॉसिबल हो। आपको मेरे से वीट की जरूरत है, अगर मुझे आपसे कॉटन की जरूरत है, हो सकता है ऐसा ना हो। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स रहता था। दूसरा, बच्चे स्टोरेज की प्रॉब्लम होती होगी कि नहीं? अपना सामान भी स्टोर करके रखूं, आपका सामान भी स्टोर करके रखूं, फिर देखूंगी किस टाइम पे कौन से बायर को मतलब सेलर और बायर तो फिर दोनों ही होंगे ना, समझ गए? एक पार्टी अगर बायर है तो दूसरी सेलर, और दूसरी भी एट द सेम टाइम बायर भी और सेलर भी है। समझ रहे ना? एक्सचेंज तो तभी होगा। तो अब मेरे पास इतने इतने ढेर लग जाते थे, व्हीट के, कॉटन के, राइस के, पल्स के, हर चीज के ढेर पे ढेर लगे रहते थे। तो स्टोरेज प्रॉब्लम रहती थी। बच्चे टाइम के साथ साथ हर सामान की वैल्यू भी चेंज होती रहती थी। तो डेफर्ड, डेफर्ड मतलब भविष्य, फ्यूचर में पेमेंट्स करने की तकलीफ रहती थी हमें। अगर मुझे सामान आज आपने और मैंने एक्सचेंज कर लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं बोलती हूँ कि मैं आपको वीट दूंगी और उसके बदले आप मुझे इतने राइस दे देना या कॉटन दे देना, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता था ये नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि दूसरी कमोडिटी पेरिश हो जाए या उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाए, लड़ाई। सो उस वजह से बच्चे बार्टर सिस्टम बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए। सेकंड, हमारे पास आया करेंसी कॉइन्स, मेटल कॉइन्स। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रॉन्ज मेटल्स जो है कॉइन्स वो इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है। तो आपने देखा होगा मूवीज में पहले ऐसे पोटली सी होती थी रेड कलर की या फिर जूट के बैग की, जिसके अंदर लोग सिक्के लेके घूमते थे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगेन स्टोरेज प्रॉब्लम, कैरी करने की प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम थी उसमें कि सोने का और चांदी का रेट ऊपर नीचे होता रहता था। लोग उसको ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे rather than फेस वैल्यू। लिखा एक सोने की मुद्रा पे 100 रुपए है, लेकिन अगर मैं उसको गोल्ड की तरह मार्केट में बेचना चाहूँ ना तो मुझे 100 से ज्यादा रुपए मिल जाते थे। समझ गए? या फिर उसको ज्वेलरी की तरह लोग यूज करने लग जाते थे। सो बच्चे वहां पे भी बड़ी दिक्कत परेशानी खड़ी हो गई। फिर थर्ड एवोल्यूशन हमारे पास आई इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है। सो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स क्या है? पेपर करेंसी है जो कि आरबीआई छापता है इंडियन करेंसी के नाम से। और 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपया कौन का छापता है? किसी को होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई। सिक्के भी आरबीआई, लेकिन जो 1 रुपया है उसको कौन छापता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ओके जी। फिर अब आजकल के टाइम में एक और चीज बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स।
यस और नो? डिजिटल पेमेंट्स कह सकते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, यस और नो? तो ये एडिशन है। ऑलराइट, सो पहले अभी मैं एवोल्यूशन पे आ रही हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? सो बच्चे, बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, wheat may be exchanged for cloth, house, or for horses, etc. A teacher may be paid wheat or rice as a payment for his or her services. Such exchange exists in commodity to commodity market. और इस बार्टर एक्सचेंज को हम क्या कहते थे? सीसी इकोनॉमी में बोल देते, क्या कहते थे? दैट इज कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। ऑलराइट, note in CC, C stands for commodity. CC economy is one which commodities are exchanged for other commodities. CC refers to the barter system of exchange. Hence, CC is a economy dominated by barter of exchange. ठीक है जी? Okay. Now, what were the difficulties? हमने discuss कर लिया. First and the most important is double coincidence of bonds. डबल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस क्या होता है? हम कहते हैं वो इट्स गुड कोइंसिडेंस कि हम एक दूसरे को मिल गए। मतलब जरूरी नहीं है ना कि दोनों की चाहत और जरूरत एक ही टाइम पे एक ही हो। तो क्या कह रहे हैं? आपकी और मेरी जरूरत एक टाइम पे एक ही होनी चाहिए। कि आपसे, आपने मुझसे वीट खरीदना है, मैंने आपसे कॉटन खरीदना है या राइस खरीदना है, जो भी है, और आप मेरे से एट द सेम टाइम क्या हो? एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। अब आप हो राइस सेलर, मुझे तो राइस लेना है लेकिन आपको वीट नहीं लेना, तो क्या आप मेरे साथ एक्सचेंज कभी भी करोगे? फिर मुझे एक थर्ड पर्सन गुरप्रीत बीच में ढूंढना पड़ना था, जो कि क्या करता? आपको से सपोज कॉटन देता, ठीक है, मुझसे वीट खरीदता, और मैं आपसे फिर राइस खरीदती। आगे समझ? तीन पार्टीज हो जाती ना भाई। देखो, से सपोज यहाँ पे तीन पार्टीज हैं, ए, बी एंड सी। ए जो है बच्चे वो व्हीट सेलर है, बी जो है वो राइस सेलर है, और सी जो है वो कॉटन सेलर। ठीक है जी? अब ए को बच्चे राइस खरीदना है, लेकिन बी को व्हीट नहीं खरीदना। ओके, उसको क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। उसको क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। लेकिन जो सी है ना, उसको राइस नहीं चाहिए, उसको व्हीट चाहिए। कहानी समझ आ गई? तो क्या होगा? पहले ए ऐसा इंसान ढूंढेगा, सी जो कि कॉटन बी को देने के लिए तैयार है, और फिर वो बी से क्या कर लेता है? राइस खरीद लेता। तो इसको व्हीट मिल जाता है, इसको कॉटन मिल जाती है, और मुझे राइस मिल जाता है। तो दिक्कत है कि नहीं है? बंदा ढूंढो बड़ी मुश्किल से जो मेरा सामान मेरे से खरीदने के लिए तैयार हो, नहीं तो मेरे को कोई और इंसान ढूंढना पड़ेगा जो हमारा एक्सचेंज पॉसिबल करा सके। बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसको प्रॉब्लम क्या कहते थे? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। समझ आई बात? सो देखेंगे, barter is possible only when goods are produced by two persons are needed by each other. पीयूष, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ, यस, double coincidence of bonds means that the goods in possession of two different persons must be useful and needed by each other. It is a main basis of barter exchange, but it is rare, बहुत कम होता है। ठीक है जी? It is difficult to find such a person in barter exchange becomes quite limited. ऐसा इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और इस वजह से barter exchange क्या जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नहीं है। लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती थी। जैसे in commodity exchange, difficulty of dividing the commodity arises. For example, if car is to be exchanged for a scooter, क्या गाड़ी, आप कह सकते हो कि स्कूटर की तो वैल्यू कम है, क्या गाड़ी आधी तुम ले लो, अब अगले के पास स्कूटर ही एक है, अब मुझे एक ही स्कूटर लेना है, लेकिन उसके बदले उसको गाड़ी चाहिए, रिटर्न में उसके पास कुछ है नहीं, क्या मैं आधी गाड़ी बेच सकती हूँ? नो। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती थी इनडिविजिबिलिटी की। यस, सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। शीप को आधा काट सकते हो, डॉग को नहीं। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ भी समझा दिया था। डिट्योरेशन हो जाता है, पिल्फर हो जाता है, पेरिश हो जाता है, सामान संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाती है।
So it is very difficult to store wealth for future use. Most of the goods like wheat, rice, cattle, etc. are likely to deteriorate. Deteriorate मतलब खराब हो जाना. With the passage of time or involves heavy cost of storage. Further, the transfer of goods from one place to another involves huge transportation cost. देखो अगर अभी मुझे पैसे तुम्हारे को ट्रांसफर करने हैं तो क्या वो इजीली हो जाएंगे? है ना? ऑनलाइन हो जाते हैं, चेक्स के थ्रू हो जाते हैं. हाँ जी मैम. लेकिन पहले के जमाने में आप सोचो, अगर मेरे को आपसे कॉटन खरीदना और आपसे मैं शीप खरीद रही हूँ, ठीक है, तो बच्चे कितना मुश्किल काम है. मैं आपको कॉटन भेजू तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप मुझे शीप भेजो ट्रांसपोर्ट करो तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो डबल लगती थी. Yes. फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल कमोडिटीज लाइक हाउस, फार्म, लैंड एक्सेट्रा ऑलमोस्ट बिकेम इम्पॉसिबल. अभी तो पैसे दे के हो जाती है एक्सचेंज, डीड लेके, लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ था ही नहीं. ओके जी. एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. बच्चे अब डिफरेंट कमोडिटीज है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है. यस और नो? तो क्या एक नॉर्मल एक एग्जैक्ट वैल्यू में बता सकते हो कि कॉटन के अगेंस्ट इतना ही सामान मिलेगा? नहीं. आज तो हम बोल सकते हैं कि कॉटन 10 रुपए किलो है एग्जाम्पल. उसके जमाने में, उस जमाने में बच्चे वीट के साथ अलग प्राइस लगेगा कॉटन का एक्सचेंज. कह लो गाड़ी के साथ अलग एक्सचेंज वैल्यू लगेगी, हर एक चीज के अलग एक्सचेंज वैल्यू लगती थी. यस, अगेन प्रॉब्लम होती थी. तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था. क्या नहीं था? So different commodities are of different values. The value of each good or service means that the amount of other good and services can be exchanged for in the market. There was no common measure. In such a situation, it was again difficult to decide in what proportion two goods can be exchanged. Okay जी? किस किस proportion में दो goods exchange होंगे वो determine करना difficult हो जाता था. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफिट पेमेंट या डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स. मैंने आपको बताया ना, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती थी पेमेंट करने की, उसको हम डेफर्ड पेमेंट करते हैं फ्यूचर में. ठीक है जी. सो इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फ्यूचर पेमेंट्स वुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज. ठीक है ना? अगर बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आज अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो फ्यूचर में उसकी मैं वैल्यू कैसे डिटरमाइन करूंगी? मुश्किल है ना. सो कह रहे हैं इट लीड्स टू टू प्रॉब्लम्स. कलेश, दैट इज डिसएग्रीमेंट. आज आप मान गए कि आप मैं मेरे को आप इतने में एक्सचेंज करके दोगे सामान, इतना आप कॉटन दे दोगे वीट के बदले. कल को आप मुकर जाओ, आपका आज तो जी राइस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कॉटन की इतनी है नहीं, मैं नहीं लेता. सो डिसएग्रीमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड, क्योंकि आप हो सकता है क्वालिटी तुम्हारी महंगी हो गई या मेरी खराब हो गई. ठीक है. दूसरा, there could be a disagreement regarding the specific commodities which would be used for repayment. अब बाद में commodities कह दो कि ये commodity मेरे को अब चाहिए ही नहीं है. कलेश. तो दो तरह के डिसएग्रीमेंट्स होते थे. कौन से? क्वालिटी के लिए, और दूसरा रीपेमेंट, स्पेसिफिक कमोडिटीज फॉर रीपेमेंट. फटाफट से ये वाले पॉइंट्स देख लो, नहीं समझ आए तो पूछो, नहीं तो आगे चलेंगे. फंक्शंस ऑफ मनी. रीड कर लिया.
सबने? ओके। नाउ फंक्शंस ऑफ मनी। बच्चे यही तो हुआ, मनी ने यही प्रॉब्लम्स तो दूर की। क्या क्या प्रॉब्लम्स दूर की? क्या मुझे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत है? नहीं। जिसको जो सामान लेना है वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है? पैसे दे या ले सकता है। दूसरा, डेफर्ड पेमेंट क्या कर सकते हैं? आज मैं आपको कह दूं कि मैं इतना पैसा दूंगी 3 महीने बाद, इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, मतलब है तो पैसा ना, एक्सप्रेस हो सकता है। स्टोर आराम से हो सकता है बैंक्स में वर्चुअली, मेरी जेब में आराम से, सेफ लॉकर्स में। यस, इजी है ना टू कैरी एंड स्टोर। वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी, खराब भी नहीं होगी। यस और नो? डिविजिबल है छोटे छोटे फॉर्म्स में, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपए, 10 रुपए। हाँ जी, बिल्कुल। सो बच्चे, नंबर वन इज इट इज अ, अब देखो दो तरह के फंक्शंस है, प्राइमरी या बेसिक फंक्शंस। नंबर वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जनरली एक्सेप्टेबल। अगर आपको मैं, आप जो भी सामान बेचते हो उसके बदले कहूंगी मैं पैसे दूंगी, तो आप क्या मुझे मना कर सकते हो पैसे लेने के लिए? नो। सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेबल है। क्या है? जनरली एक्सेप्टेबल है। अब दिख रहा है? Generally acceptable value है which is key. So money when used as a medium of exchange helps to eliminate the basic limitation of barter, that is double coincidence of bonds की जरूरत नहीं है। आप इजीली, मुझे अगर आपसे कोई सामान खरीदना है तो आप मुझे कहोगे पैसे दे दो, बात खत्म है। मैं जिस मर्जी चीज में डील करती हूँ, जरूरी नहीं है आपको भी उसी चीज में रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट इज, individuals can exchange their goods and services for money and then use this money to buy mother goods and services according to their needs and convenience। बाय अदर होगा, मदर नहीं है इसको, म तो नहीं आपके नोट्स में? अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कह रहे हैं जो मनी है उससे क्या जरूरी आप मेरा ही सामान खरीदोगे? देखो मैंने आपसे सामान खरीद दिया, क्या आप मेरा ही सामान खरीदोगे कि अपनी मर्जी का कोई भी सामान खरीद सकते हो? है ना, ऐसे ही होता है। यस। Thus, the process of exchange shall have two parts, a sale and a purchase। बार्टर में क्या होता है? सेल परचेज दोनों आप करते थे, दोनों ही मैं करती थी, लेकिन यहाँ पे एक सेलर होगा तो दूसरा बायर होगा, ठीक है। The ease at which money is converted into other goods is called the liquidity of money। तो जिस तरीके से पैसे को आप सामान में इजीली बदल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ऑफ मनी। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी क्या होता है? कितना इजीली किसी भी सामान को आप कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे, क्या अगर आपके साथ सामान है उसको आप बेच के मेरे से पैसे ले सकते हो? यस, इजीली। यस और नो गाइस? फर्स्ट समझ आया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता ये पैसे करी मेरे से लेते हुए, ठीक है। सिर्फ जो 1 रुपया का कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन्स है, जो कितने कॉइन्स बेटा, कॉइन्स जो है वो कितनी वैल्यू तक के आप ले सकते हो? ओनली 1000 तक के। उसके ओवर अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि 1500 के ले ले, 1001 रुपए तक के कॉइन्स ले ले, तो आप मना कर सकते हो, ठीक है। कितनी कॉइन्स? इतने नहीं, कितने रुपए के कॉइन्स? 1000। ओके, उसके ऊपर आप मना कर सकते हो, लेकिन यहां तक लॉ कहता है कि अगर कोई तुम्हारे को 10 रुपए भी सिक्कों में दे रहा है ना, 10 सिक्के 1 1 रुपए के दे रहा है, तुम मना नहीं कर सकते। 20 रुपए 1 1 रुपए के दे रहा है, तुम फिर भी मना नहीं कर सकते। कितने वैल्यू तक के सिक्के आप एक्सेप्ट करोगे? 1000। उसके ऊपर क्या मना कर सकते हो? ओके भाई, गुरप्रीत उठ जाओ। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। बच्चे, क्या एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है? आपके पास जो 1 रुपए का सिक्का है, अगर वो मेरे पास आया तो मेरे पास भी 1 रुपए का सिक्का रहेगा। आपके पास 10 रुपए का सिक्का है, मेरे पास भी आया तो 10 रुपए का ही रहेगा। मेरे पास 100 रुपए का नोट है, आपके पास गया तो भी वो 100 रुपए का ही रहेगा। यस। सो बच्चे, another important function of money is that it serves as a common measure of value और unit of account। वो आपके लिए नोट या सिक्का जो है वो मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए दुनिया में सेम है। Under bartered economy, there was no common measure of value in terms of different goods, but money ने यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप वैल्यू कर सकते हो कि मेरे पास अगर ट्यूशन पढ़ने आना है, सो एंड सो फीस है सबके लिए, तो यहाँ पे वैल्यू मेजर वैल्यू लग सकती है। यस और नो? As Gregory
Coward puts it, money acts as a standard measure of value to which all the other things can be compared. Money measure the value of economic good. Money ही तो है जो measurement possible करता है. ओके okay? नाम इस बंदे का लर्न करने की जरूरत नहीं है. देखो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन या फिर प्राइमरी फंक्शन या मेजर ऑफ यूनिट. ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम. So, बच्चे money acts works as a common denominator in which all the goods and services can be expressed. क्या हर good और value को service को आप एक value assign कर सकते हो in the terms of money? Yes, it can be assigned. When we express the value of commodity in terms of money, it is called price. And by knowing the price of various commodities, it is easy to maintain an exchange ratio. आपको पता है कि ये जो है कोल्ड ड्रिंक का कैन में लेके आती हूँ तो वो 25 या 40 रुपीज का एज केस में भी. चलो ऐसे करो 20 रुपीज वाली पेट बॉटल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. क्या आपके पास भी 20 रुपीज की बॉटल है? मेरे पास भी. अगर मेरे पास 20 रुपीज है तो मैं भी वो बॉटल खरीद सकती हूँ. ठीक है. अब अगर वो कोक की बॉटल नहीं खरीदी तो क्या ही 20 रुपीज की मैं पेट बॉटल फैंटा की खरीद सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक खरीद सकती हूँ, बट मुझे चाहिए क्या सिर्फ 20 रुपए. यस और नो? और अगर कल को से सपोज मैं भैया से दुकानदार से सामान जो है एक 20 रुपीज की बोतल ले गई, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा नहीं फैंटा नहीं लेनी, ऐसे कर उसकी जगह तो चिप्स ले आ, तो क्या वो 20 रुपए की बोतल वापस करके 20 रुपए के चिप्स के पैकेट ले सकते हो? यस. एक्सचेंज रेशियो भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मनी, जो कि आपको एक प्राइस सेट कर देता है. सो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स समझ आए हैं. पीयूष, भविष्य, गुरप्रीत, भव्या, समझ आया गुरप्रीत तुझे? अब सेकेंडरी फंक्शन देखो, प्राइमरी दो है बच्चे, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू. अब सेकेंडरी फंक्शंस में बाकी सारे आ जाते हैं. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कल को अगर मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो क्या वो इजीली हो सकता है? एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि 3 महीने बाद आपने मुझे 10,000 रुपए देने हैं अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट. तो इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, इट्स पॉसिबल. So credit has become the life and blood of modern capitalist economy. आजकल हर चीज उधार पे होती है. ठीक है ना? Even banks offer credit facilities. Yes or no? In millions of transactions, instant payments are not made. बहुत सारे ऐसे transactions हमारी इकोनॉमी में होते हैं जिसमें instant payments नहीं होगी, EMIs होंगे. ठीक है, लोन की पेमेंट्स बाद में हो सकती हैं. क्रेडिट फैसिलिटी, डेबिट क्रेडिटर, डेबिट एंड क्रेडिट सॉरी डेटर एंड क्रेडिटर हमारी किताबों में खड़े होते हैं. हम कहते हैं 15 दिन बाद पैसे दे देना, 1 महीने 45 दिन बाद पैसे दे देना, होता है ऐसे. यस. सो कह रहे हैं बहुत सारी तरीके से हमारे पास क्या है, क्रेडिट पॉसिबल है. डेटर मेक्स अ प्रॉमिस दैट दे विल मेक पेमेंट्स ऑन सम फ्यूचर डेट. इन दोज सिचुएशंस मनी कैन एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. है ना? डेटर कौन होता है? जिससे पैसे दे रहे हैं. वो कल को ये कह सकता है ना कि मैंने तेरे से सामान खरीदा पर मैं तेरे को पैसे 1 महीने बाद दूंगा, तो ठीक है, उस केस में वो देगा क्या? पैसे. तो फ्यूचर में पैसा देना अलाउड है, कर सकता है ना? वैल्यू हमें पता है कितने के गुड्स खरीदे, इतने महीने बाद इतने पैसे दे देगा, बस खत्म. गुरप्रीत, it has become possible because money has general acceptability. Its value is stable and it is durable and homogeneous. Homogeneous मतलब एक जैसा. आपके हाथ में भी 1 रुपए का सिक्का एक जैसा, मेरे हाथ में भी 1 रुपए का एक सिक्का सेम. आपके 100 रुपीज का वही पर्पलिश सा नोट होगा, मेरे पास भी वही होगा, कोई फर्क नहीं. समझ आया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स? अभी पूछूंगी मैं. स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट फंक्शन ऑफ मनी, कैन इट इजिली बी स्टोर्ड विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू. जैसे अब हम सामान रखते थे तो वो तो पेरिश हो जाता था, डिट्योरेट हो जाता था, लेकिन जो रुपए आपने अगर ध्यान से संभाल के रखे हैं तो क्या उसकी वैल्यू कभी खराब हो सकती है? नहीं, वो उतने के ही रहेंगे जब आप निकालोगे. ठीक है ना? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में. सो वेल्थ कैन कन्वीनियंटली बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस इन वैल्यू. ठीक है. सेविंग्स आर सिक्योर्ड एंड कैन ऑल्सो बी यूज वेन एवर दे आर नीडेड. जब भी आपको जरूरत है तो आप पैसे निकाल के यूज कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को. आंसर इज यस. इन दिस वे मनी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इस वजह से आज और कल के दूर का फासला मतलब अनसिक्योरिटीज
जो हमारी लाइफ में है उसको दूर कौन करता है? पैसा। अगर आज आपकी जेब में पैसा आया, आप संभाल के रखते हो, तो कल को ये डर तो नहीं है कि रोटी नहीं मिलेगी। सो रहे हैं, मिल जाएगी। ठीक है, सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर का गैप क्या हो जाता है? ब्रिज। मनी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, दस मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इट ऑल्सो ऑल्सो नोन एज एसेट फंक्शन ऑफ मनी। क्या चीज? स्टोर ऑफ वैल्यू। सो इस वजह से कह रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो बार्टर एक्सचेंज की मनी ने सॉल्व कर दी। नंबर वन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजीली एक्सचेंज हो सकता है, मतलब जहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, आप इजीली क्या मेजर कर सकते हो वैल्यू? यस। स्टोर ऑफ मनी इजीली रख सकते हो विदाउट पेरिशिंग एंड डिटोरेशन? यस। स्टैंडर्ड ऑफ डेफिट पेमेंट्स, क्या फ्यूचर में पेमेंट्स कर सकते हो? सेम ही है, देखो बिल्कुल यस। ओके गाइस, just go through it फटाफट, फिर we'll start with definitions of money। कोई भी सामान की तू प्राइस लगा सकता है और उससे एक्सचेंज बहुत करना बस। अच्छा, आपको म्यूट भव्या। जी, करें बेटा डेफिनेशंस ऑफ मनी। सो बच्चे बहुत सारी डेफिनेशंस है, जिसमें से सबसे पहली जो है लीगल डेफिनेशन है। लीगल डेफिनेशन पीयूष क्या कहती है कि जो भी लॉ कह देता है ये पैसा है, वो पैसा है। जैसे पहले वाले जमाने में, पहले जमाने में तो 2018 से पहले, 2018 में होती है ना डिमोनेटाइजेशन, 16 में, हाँ 2016 एंड दिसंबर, नवंबर दिसंबर, यस। तो बच्चे तब उस टाइम पे 2000 के नोट्स लाउड थे पिंक कलर के। अब क्या कोई 2000 का नोट खरीद, अच्छा सॉरी पिंक वाले तो अभी है, 1000 रुपए के नोट होते थे तब। और 2000 तो अभी बंद हुआ है यार, अभी 2021 या 22 में बंद हुआ। पहले 2016 की बात करो, 1000 का नोट होता था पिंक से कलर का। पिंक था, पिंक नहीं, वो तो प्रॉपर पिंक था। प्रॉपर कैसे? क्या हुआ है, क्यों बातें हो रही है मुझे? क्या हुआ है? पिंक से है ना, पीचेस पिंक। तो क्या अब कोई इस तरह का नोट खरीदेगा, लेगा मेरे से कि नहीं? बिल्कुल ही बकवास है ये। 500 का ऐसा वाला कोई खरीदेगा मेरे से, ले लेगा ऐसा वाला 500 का नोट पुराने वाला? यूजलेस है। क्यों? लॉ ने कह दिया ना कि ये पैसा नहीं है, दिस इज नॉट मनी।
आजकल के टाइम में मनी क्या है? जो 500 का नोट आप देखते हो, जो 100 रुपए का नोट देखते हो, जो 50 का ब्लू वाला नोट देखते हो, यस नो? पुराने वाला 50 का भी चलता ही है अभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ चलता है पर कम चलता है, 10 रुपए का नोट सेम है, चलो। तो जो लॉ ने कह दिया ये पैसा है, वही पैसा है ना। पुराना कोई और पैसा तो नहीं आप लोगे, कोई डॉलर आपको देगा, आप एक्सचेंज में डॉलर्स ले लोगे? यूजुअली नहीं लोगे। अगर आपको आज मैं मॉरिशस के पैसे दे दूं, मॉरिशस रुपीस दे दूं, आप ले लोगे? दिरम दे दूं? हमारा लॉ क्या कहते हैं, इंडियन रुपीस। ठीक है। तो आप इंडियन रुपीस को किसी भी एक्सचेंज वैल्यू के लिए मना नहीं कर सकते। मैं अगर आपसे सामान ले रही हूं, तो मैं आपको अगर रुपए दे रही हूं तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। कैश। समझ गए ना? सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी इज व्हाट लॉ सेज इट इज। ओके जी। इट मीन्स दैट एनीथिंग विल बी कॉल्ड मनी द लॉ प्रोक्लेम्स इट टू बी मनी। प्रोक्लेम्स मतलब लॉ ने स्टार्टिंग, प्रोक्लेम मतलब स्टार्टिंग में बोल दिया, क्लेम कर दिया दैट दिस इज मनी। इट विल बी कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड इट विल बी इंडाउड, इंडाउड विद मतलब कि उसको पावर दी गई है। ठीक है। इंडाउड मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर्स दे दी गई है कि उसको लीगल टेंडर ऑफ, लीगल टेंडर पावर मिलेगा। लीगल टेंडर मतलब जो कि लॉ कहता है कि इसके अंदर क्षमता है एक्सचेंज की। ओके। हाँ या नहीं भविष्य? Then, according to this, two kinds of money हमारे पास लीगल एंड नॉन लीगल टेंडर। लीगल क्या है बच्चे, कह रहे लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो भी उस टाइम पे हमारा करेंसी कह रहे 100 रुपए का ये नोट है, 500 का ये नोट है, राइट? सो इट इज इंडाउड विद लो लीगल टेंडर मनी एंड हैज एबिलिटी टू डिस्चार्ज डेट्स। अगर मैंने आपको पैसे, कोई सामान लिया है तो उसके बदले क्या, अगर मैं आपको पैसे दूं मना कर सकते हो मुझे? नहीं कर सकते। मेरी मर्जी में 100 100 के नोट दूं, मैं 10 10 के दूं, पर लॉ कहते तू पैसे दे, को दिक्कत नहीं है। आपकी मेरी मर्जी, आप कहते हो 10 रुपए के नोट मत दो यार, बड़े नोट्स हो, छोटे नोट्स हो, पर क्या तुम मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो कि मुझे 10 10 के नोट दे रही है? लोग है ना, दे रही है ना, चुपचाप रख ले। ठीक है जी। सो बच्चे, अ क्रेडिटर हु रिफ्यूजेस, अगर आप कल मुझे मना कर दो कि मैं 10 10 के नोट नहीं लेता, तो लॉ कहता है कि इसका मतलब तूने पैसे नहीं लेने, उससे मत ले, अब टू द फॉर्म। ठीक है जी। So a creditor who refuses it is not legally entitled to receive anything else in payment of an existing debt from the debt. Okay. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फियट मनी। लीगल टेंडर मनी को हम क्या कह देते हैं? फियट मनी। बिकॉज इट सर्व्स एज अ मनी ऑफ ऑर्डर फियट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब फियट क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जो पैसा पैसा कहलाया जाता है उसको हम लीगल टेंडर भी कह देते हैं। अब उसमें भी दो तरीके के हैं बच्चे, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या है, जिसमें मैंने आपको कहा ना, नोट्स तो आप कितने भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन कॉइन्स क्या है, लिमिटेड टेंडर मनी है। कितने तक के? ओनली 1000 रुपए तक के कॉइन्स आप ले सकते हो। सो नॉन लीगल टेंडर। दूसरा क्या, देखो कॉइन्स के आगे आप लिख सकते हो ओनली 1000 रुपीज। ये है ना नोट्स में, है भविष्य? बट इसके आगे एरो डाल के लिख लो ओनली अप टू रुपीज 1000। मतलब अगर मैं आपको 1001 रुपया पकड़ाऊंगी तो आप मेरे को मना कर सकते हो। 1 रुपए के लिए आप कहोगे 1000 तक के मैं रख लूंगा, उससे ज्यादा के मैं नहीं रखूंगा कॉइन्स। ठीक है जी। चलो आगे। नेक्स्ट इज नॉन लीगल टेंडर। बच्चे लॉन्ग लॉ सॉरी नॉन लीगल टेंडर क्या, ऑप्शनल मनी क्या है? हो सकता है ना कि कोई, अगर मैं किसी से सामान ले रही हूँ और मैं कहती हूँ भैया यूपीआई पेमेंट कर दूं, गूगल पे है, वो कहे नहीं जी कैश ही चलता है यहाँ पे। तो बच्चे यूपीआई पेमेंट्स क्या है, ऑप्शनल मनी है ना? हाँ या नहीं? मैं आपको आज सामान लेने आऊं आपकी दुकानों से और मैं कह दूं चेक पकड़ लो, आप मेरे को मना कर सकते हो ना? यस। हाँ हाँ कर सकते हो बेटा। आप मुझे कहोगे कि कैश ही पकड़ाओ? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे फिड्यूशियरी मनी होती है विश्वास पे। अगर मुझे आपके ऊपर विश्वास है मैं तभी आपसे चेक पकड़ूंगी। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शनल। क्या कहेंगे? ऑप्शनल या फिर फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मतलब जिसमें विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। ठीक है जी। सो ये क्या है, नॉन लीगल टेंडर। मतलब लॉ ने नहीं कहा इसको मनी है, तुम्हारे को अगर विश्वास है दूसरे बंदे के ऊपर कि ये चेक क्लियर कर देगा तो तुम चेक एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो हम मना कर सकते हो। ओके जी। सो दिस मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ द इशूअर।
It is also called as fiduciary money because it is accepted as a money on the basis of trust. विश्वास, fiduciary का मतलब होता है विश्वास पर. Okay. फिर it also includes credit instruments such as drafts, checks, bill of exchange, etc. ठीक है जी. असली के तो पैसे के होते हैं, तो वादा है ना कि हम तेरे को पैसा दे देंगे. तो कह रहे वादा भी तुम किसका मानते हो? जिसके ऊपर विश्वास होता है. कोई झूठ ही बोलते क्या उसका वादा कभी हम मानते? विश्वास नहीं है उसके ऊपर. ओके जी. Optional money basically refers to demand deposits, any deposit account on which a check can be written on bank. The amount in demand deposits is payable on demand. तो कह रहे ऑप्शनल मनी क्या है? डिमांड डिपॉजिट से मतलब जो कि आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है पैसा. अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे तो आपको पता है एंड में वो इंसान जो है बिल ले जाएगा बैंक से और मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे. ऐसे चेक भी होता है, चेक काट के दे देते हो तो जितना अमाउंट होता है उतने पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से. यस और नो? पता है ना? यस. सब बच्चे ये कह रहे हैं इसको डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं कि जो आपने पैसा अपने बैंक में जमा किया, जब आपने मांगा तब मिल गया. अब चेक भी अगर मैं ही लिख के दे रही हूं तो इसका मतलब ये है ना, मैंने अपने बैंक को कहा कि इस फलाने फलाने बंदे को पैसे दे दो, तो मेरी डिमांड पे हुआ ना. आए नहीं, साइन मेरे हैं, मेरा अकाउंट है. श्योर. नाउ फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी. कह रहे जो फंक्शंस ये वाले चार परफॉर्म कर देता है उसको हम मनी कह देते हैं. क्या क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर फ्यूचर पेमेंट्स मतलब कि डेफर्ड पेमेंट्स आप कर सकते हो, एंड लास्ट क्या है? सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. जो ये चार फंक्शंस परफॉर्म कर देता है. अब तुम मानते हो, विश्वास करते हो चेक पे, दूसरे इंसान के चेक पे, तो वो भी बैंक कह रहा है, सॉरी लॉ कह रहा है मनी है. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो भी मनी फंक्शन परफॉर्म करता है वो मनी डिफाइंड होगा. So functional definition of money refers to money as anything that performs the four basic functions. क्या four basic functions है? नंबर वन बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर टू स्टैंडर्ड ऑफ डेफिट पेमेंट, थर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर फोर स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट पेमेंट वैल्यू. ठीक है. ओके. So according to this definition of money, it includes both coins as well as notes as well as checkable deposits. Checkable deposits मतलब चेक भी, ड्राफ्ट्स भी, प्रॉमिसरी नोट्स भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी. ओके जी. नैरो डेफिनेशन. बच्चे जब फंक्शनल मनी को सिर्फ इन चार बेसिस पे, इन चार फंक्शंस पे हम डिफाइन करते हैं तो उसको नैरो डेफिनेशन बोल देते हैं. जो अभी हमने चार फंक्शंस पढ़े ना, उसको हम क्या कह देंगे? नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी. सो इट इंक्लूड्स ओनली नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स. So it includes only four main functions: medium of exchange, measure of value, future of deferred payments, and store of value. Whereas broad definition क्या कहती है? इट इवन इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं एफडीआं, जो मम्मी पापा कराते हैं. एफडी कहते हैं ना, हमने करा दी है, सुना है ना एफडी क्या होती है? उसको हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं. टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जो कि पैसा हमने कुछ सालों के लिए बैंक में जमा करके रख दिया, उसको नहीं हिला सकते. ओके. सो कह रहे ब्रॉड डेफिनेशन में टाइम डिपॉजिट्स भी हैं, जिसको हम टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट्स भी बोलते हैं. बैंक्स के साथ नहीं तो पोस्ट ऑफिस के साथ भी आप कर सकते हो. ओके. समझ आ रहा है कि ऐसे कर रहे हो वैसे? These deposits can be converted into demand deposits on a short notice and are near money assets. अगर मैं आज चाहूँ एफडी तुड़वाना तो मैं तुड़वा तो सकती हूँ, पेनल्टी लगेगी. ठीक है जी. जहां 6 लाख मिलने थे वहां पे आज शायद हो सकते हैं 480 ही मिले सिर्फ. यस और नो बेटा? इस वजह से इसको नियर मनी एसेट्स बोल सकते हैं. मतलब इसको आप कन्वर्ट तो कर सकते हो कैश में, बट उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी और टाइम लगेगा. ओके जी. Money assets and near money assets together make up definition of money. Now next, money supply से पहले एक बार फिर ऊपर का रीड कर लो definitions, फिर money supply करो. क्या हुआ है? हाँ. क्या?
हाँ, फियट। क्या हुआ है? बताओ मनी सप्लाई। या एक मिनट रुक लो, पहले रीड कर लो अच्छे से, क्योंकि आई डोंट वांट टू रश विद द चैप्टर। देख लो कोई अभी तक परेशानी किसी वर्ड में, किसी डेफिनेशन में, किसी हेडिंग में है? ब्रॉड डेफिनेशन। बच्चे ब्रॉड डेफिनेशन कहता है कि नॉर्मल वाले पैसे तो है ही है, मतलब कि कैश, कॉइन्स एंड चेक्स, वो तो है ही है। उसके अलावा एफडियां होती है ना, एफडी, वो भी तो बेटा आपकी है। लेकिन आपने तो बैंक के साथ कितने टाइम का सौदा किया हुआ है? आपने कहा मैं आज से 10 साल बाद एफडी को तुड़वाऊंगा। लेकिन चलो 5 साल लगा लो, 10 मत लगाओ, 5 साल बाद तुड़वाऊंगा, या मतलब खुल जाएगी मेरी एफडी, मेच्योर हो जाएगी। आप मुझे पैसे आज के आज चाहिए, तो बैंक क्या कहेगा? आप साइन करो, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, और जितने पैसे मिलने थे उसके हिसाब से आज की डेट पे इतने पैसे ही आपको वापस मिलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये 100% मनी है कि नियर मनी है? एक तरह का आप लगा लो एसेट है ना, सामान है जो आप बेच रहे हो। यस और नो? ठीक है। इजिली कन्वर्टेबल तो है, इस वजह से एसेट तो बोल रहे हैं, बट 100% एसेट नहीं है, नियर मनी एसेट है। पूरा मनी नहीं है, क्योंकि जो मेरी मर्जी पे 1 मिनट में विड्रॉ हो जाता है वो तो मैं मनी कह सकती हूँ लिक्विड फॉर्म में। ये थोड़ा सा इलिक्विड होता है। ठीक है पीयूष? क्लियर है सबको? मनी सप्लाई शुरू कर दूं? भविष्य। नाउ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बच्चे। मनी सप्लाई का होता है जितना भी स्टॉक मनी का अभी इस टाइम पे इकोनॉमी में सप्लाई हो रहा है, घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। सो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट। देखो स्टॉक है, इस वजह से गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके जी। इस टाइम पर हमने पढ़ा था ना मनी सप्लाई एज स्टॉक कंसेप्ट। इस टाइम पर पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा जो है सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज मनी सप्लाई। ओके जी। The volume of money held by the public at a point in time is referred to as money supply. Money supply में money supply includes those components which can be directly used for transactions. मतलब सामान खरीदने बेचने के लिए आप कितना पैसा मार्केट में घूम सकता है, जितना कि एक्चुअल में सप्लाई में है उससे ज्यादा तो नहीं अंडे देगा पैसे, नहीं। ओके। द components आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी, तभी इसको हम भी क्या कह देते हैं? ट्रांजेक्शन मनी भी कह देते हैं। मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट, मैंने आपको बता दिया। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड नंबर वन स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, और जो बैंक्स के पास पैसा पड़ा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। मेरा पैसा होगा, आपका पैसा होगा, किन दो लोगों का नहीं होगा? गवर्नमेंट का और बैंकिंग सिस्टम का। ओके। मेरा पैसा विद द बैंक होगा, बैंक का पैसा विद मेरे पास होगा, पर जो बैंक से दूसरे बैंक के पास पैसे लिए हुए या दिए हुए वो नहीं होगा। गवर्नमेंट का पैसा नहीं होगा। ठीक है जी, मनी सप्लाई में इंक्लूड। क्लियर? Now it has two components, currency and net demand deposits. Currency क्या है? मनी एंड कॉइन्स, पेपर करेंसी जो कैश है, या कॉइन्स सिक्के जो कि पब्लिक के पास है, मतलब आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास है। इसको हम क्या कह देते हैं? करेंसी हेल्ड आउटसाइड बैंक, है ना? जो भी पैसा आपकी जेब में है, मेरी जेब में है, चाहे सिक्के में है चाहे पेपर फॉर्म में है, उसको हम मनी कहते हैं। नंबर टू डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जो मेरा पैसा मेरे अकाउंट में बैंक के पास पड़ा है, जो मैं चेक या फिर ड्राफ्ट के थ्रू इजिली विड्रॉ कर सकती हूँ, वो अपना क्या कहते हैं उसको, डेबिट कार्ड से इजिली विड्रॉ कर सकती हूँ, तो वो क्या है? मनी मेरा है जो कि सर्कुलेशन में है। कौन सा दो नहीं होगा?
ठीक है जी, लेकिन मेरा पैसा बैंक के साथ होगा क्योंकि वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है। तो क्या अगेंस्ट विच चेक्स आर इशूड बाय आर हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ओके, क्लियर है ये मनी सप्लाई क्या है? दोबारा से, मनी सप्लाई क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ मनी व्हिच इज इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। क्लियर? देन क्या क्या दो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी? एक तो उसमें ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, दूसरा इसमें कौन सी दो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी? वो वाला पैसा जो गवर्नमेंट का है और वो वाला पैसा जो बैंक्स के पास है। तो बैंक का बैंक सिस्टम, सॉरी बैंक सिस्टम के पास कौन सा पैसा इंक्लूड होगा? मेरा पैसा जो मेरी जेब में है, आपका पैसा जो आपकी जेब में है, पैसे में और सिक्के में। दूसरा जो कि चेक से पैसा मेरी मर्जी में विड्रॉ हो सकता है, यूपीआई से तो हो सकता है, उसको डिमांड डिपॉजिट से कहते हैं। मेरी डिमांड पे पैसा जो निकल सकता है। क्लियर है? नाउ बच्चे हमारे पास आ जाएंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इंपॉर्टेंट, ये लर्न करना पड़ता है। ठीक है, कितने मेजर्स है हमारे पास? M1, M2, M3 एंड M4 क्या है? ठीक है जी, इसको लर्न करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ओके, बहुत इजी है ये वाले, यहां तक। फिर बस फैक्ट्स है, तो मुझे लग रहा है आज हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। आ जाओ। M1 क्या है बच्चे? M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है? जो भी पैसा पब्लिक के पास है, चाहे करेंसी कॉइन्स है चाहे पेपर मनी है। ठीक है, करेंसी कॉइन्स एंड पेपर मनी जो कि पब्लिक के पास है, एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। जो भी पैसा लेकिन कमर्शियल बैंक्स के पास है वो यहाँ पे ए में नहीं है, वो बी में है। ठीक है, जितना भी पैसा पब्लिक के पास कैश एंड कॉइन्स में है। दूसरा, मेरा पैसा जो मैंने बैंक्स के साथ और कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जमा कर रखा है। ठीक है, मेरा पैसा जो मैंने कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ जमा कर रखा है, एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स। मैंने आपको बताया था बैंक का पैसा बैंक के पास नहीं। ठीक है जी, लेकिन मेरा पैसा जो बैंक के पास है वो इंक्लूड होगा। इसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। Where demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the depositor anytime by means of check. No interest is paid on such deposits. मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है, उसको मैं जब मर्जी विड्रॉ कर सकती हूँ। ओके, नंबर 3 इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। क्या चीज? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, कोई भी पैसा जो हमने आरबीआई के साथ जमा किया हुआ है। ओके जी, सो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जल्दी आओ। सी, दैट इज करेंसी कॉइन्स एंड पेपर मनी। नंबर 2, डीडी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स, मेरा पैसा जो कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा है और कोऑपरेटिव बैंक्स के पास पड़ा है। थर्ड, अदर डिपॉजिट्स, दैट इज जो भी आरबीआई के पास पैसा पड़ा है। अब इसकी डेफिनेशन तुम्हारे में ये देखो, अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, ये आता है देखो। इसमें कह रहे सारा इकोनॉमिक पैसा होगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंक्स। बैंक्स और गवर्नमेंट का पैसा तो हमने बोल दिया ना, नहीं इंक्लूड होता। क्या क्या होता है वो? सेमी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी का कोई पैसा, आईडीबीआई का, आईएफसीआई, जितनी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका पैसा जो बैंक के पास है वो इंक्लूड होगा। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट ने भी हो सकता है ना हमारे अकाउंट में पैसा भेजो लियो, वो भी इंक्लूड होगा। पैसा जो आईएमएफ से आया है, अभी आपने सुना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को इतने का लोन दे दिया, आईएमएफ। यस, इसकी हम बात बाद में करेंगे। वर्ल्ड बैंक, ये भी क्या है, सबका बैंक पर है। ओके जी, समझ आया? अदर डिपॉजिट्स में भी क्या क्या है? पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी पैसे हैं, फॉरेन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स का जो पैसा है, और उसके अलावा थर्ड क्या है, जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पैसे आरबीआई के पास जमा है, वो अदर डिपॉजिट्स में आएगा। So, बच्चे, M1 is also known as transaction money as it can be used directly to make transactions and payments. Okay? तो M1 दोबारा से बताओ क्या क्या है, जल्दी आओ ऊपर। करेंसी, नंबर 2 demand deposits with commercial banks and cooperative banks. Number 3 other deposits with RBI, with RBI. अब आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स कौन से हैं? IIFC, वर्ल्ड बैंक,
फॉरेन एंड सेंट्रल बैंक्स, यस लास्ट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पब्लिक आरबीआई, एफसीआई, एलआईसी वगैरह के जो भी पैसे बैंक के पास पड़ेंगे, इसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मनी, क्या कर देते हैं, ट्रांजैक्शन मनी। अब M2 में आते हैं, ठीक है, मेजरमेंट 2 ऑफ मनी सप्लाई, वो कहता है M1, M1 क्या कहता है, C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, क्या चीज, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग का, पोस्ट ऑफिस सबको पता है, उसके पास भी बच्चे हम क्या कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, तो जो पोस्ट ऑफिस के पास पैसे हम जमा करते हैं वो कहाँ पे इंक्लूड होता है, M2 में, कहाँ होता है, क्या जाता है, M3 में क्या, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट है FD, ठीक है जी, FDs जो हमारी कमर्शियल बैंक्स के पास जुड़ी हुई, ओके, all commercial and cooperative banks where time deposits are the deposits that cannot be withdrawn before the expiry of stipulated time, ठीक है ना, मतलब FD है ये, ओके, दोबारा से M2 में क्या ऐड हो जाएगा, M1 के साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, M3 में क्या आ जाएगा, M1 प्लस FD नेट टाइम डिपॉजिट्स, क्लियर है, M3 तक इजी। M4 में क्या आ जाएगा बेटा, M3 में था M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स नहीं, टोटल टाइम डिपॉजिट, FD अगर पोस्ट ऑफिस के साथ करी तो वो भी, आओ वन करें। M1 में क्या क्या है, P प्लस D प्लस, सॉरी दोबारा से, C प्लस DD प्लस OD, M1 में क्या है, C प्लस DD प्लस OD, फिर M2 में क्या है, M1 प्लस डिपॉजिट्स में पोस्ट ऑफिस, बोलो व्यू, M2 में क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स में पोस्ट ऑफिस, ठीक है, M3 में क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स में कमर्शियल बैंक्स, बोलो, ओके, M4 में क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स में पोस्ट ऑफिस, ठीक है जी, दोबारा से M1 क्या क्या है, C प्लस DD प्लस OD, M2 क्या है, सेविंग डिपॉजिट्स में पोस्ट ऑफिस, दोबारा से बोलो M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस वाली एंट्री का जो पैसे जमा करते हैं हम सेविंग्स डिपॉजिट। M3 में क्या क्या है, M1 प्लस में दोबारा से बोलो, M4 क्या है, complete plus time deposit with the total deposit with the post office, ठीक है जी, क्या है सारा बोलेंगे आप, दोबारा से काट दीजिए, बोलो, M4 is equal to M3 plus total deposit with post office, सब पे बोलना बेटा, दोबारा से बोलो, M4 is equal to M3 plus post office, total deposits with post office, क्लियर है बेटा, 4 definitions easy, ये उसी का ही वो है, सिर्फ फोटो है। Next important facts about measures of money supply. The 4 measures of money supply represent different degrees of liquidity. M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है बेटा, M4 लीस्ट लिक्विड है, लिक्विड मतलब इजीली जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ऊपर वाला देख रहे हो ना, इजीली कैश कन्वर्टेबल है, जब मर्जी चाहो बैंक से पैसे निकलवा सकते हो इजीली, यस। M4 सबसे कम लिक्विड है क्योंकि उसमें देखो टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी, ओके, तो लीस्ट लिक्विड कौन सा है, M4 बेटा लीस्ट लिक्विड, और मोस्ट लिक्विड M1, पीयूष मोस्ट लिक्विड कौन सा है और लीस्ट, ठीक है बेटा, नंबर 1। नंबर 2, M3 सबसे ज्यादा यूज होता है, देख रहे हो, कैश
अदर डिपॉजिट, टाइम डिमांड डिपॉजिट्स प्लस एफडीआर भी हर कोई कराता है ज्यादातर। यस। तो M3 सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। ओके। एज ऑफ द सोसाइटी। और M3 को हम क्या कह देते हैं? एग्रीगेटिव मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। M1 को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन मनी। M3 को क्या कह देते हैं? एग्रीगेटिव सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द सोसाइटी। एग्रीगेटिव मॉनेटरी रिसोर्स भी है। M1 and M2 are generally known as narrow money supply, whereas 3 and 4 are known as broad. Okay जी, ऑब्वियस है ना। M1 और M2 में कम चीजें हैं, M3 और M4 में सब कुछ ही है, इस वजह से वो ब्रॉड है और M1 M2 नैरो है। लास्ट हाई पार्ट मनी क्या है बच्चे? इट इज अ मनी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है जो हम लोगों के पास पैसा है, और कैश रिजर्व्स विद बैंक क्या है? ये हम बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास कुछ पैसा एज सिक्योरिटी जमा करते हैं, क्या? तो कैश रिजर्व्स। ओके। ये जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा, जब हम मंडे को स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। ओके। चल लूं आगे कि नहीं? ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स इजी है, समझ लेंगे। टर्म डिपॉजिट्स हमेशा फिक्स टाइम पीरियड के लिए होंगे। जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल किसके ऊपर है? फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर है, वेरस डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? एफडी के ऊपर मिलेगा, डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्लियर? और जो हमारे टर्म डिपॉजिट है, क्या वो चेक से विड्रॉ हो सकते हैं? नहीं। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट है वो चेक से तो विड्रॉ होते हैं। ओके जी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बच्चे दो तरीके से हो सकती है। वैल्यू ऑफ मनी फॉर मॉनेटरी पर्पसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी फॉर नॉन मॉनेटरी पर्पसेस। So value of money for monetary purposes, it means that purchasing power of money or the value of money that is 10 will be 10 only। 10 रुपए का नोट आपको कितने तक का सामान ला के दे सकता है? 10 रुपए तक का ना। तो 20 40 50 100 का तो नहीं ला सकता। वैल्यू ऑफ मनी फॉर नॉन मॉनेटरी पर्पसेस, इट मीन्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ द दैट इज वैल्यू ऑफ मटीरियल विद विच द मनी इज मेड, that is paper has to make a 10 rupee note। You can you imagine what will you get after you sell? समझ लो, कह लो कि अगर आज आप उसको पैसे रुपए को कागज रद्दी के फॉर्म में बेच रहे हो तो उसकी वैल्यू अलग है। समझ लो, एक और बेटर वे में समझाते हैं। वैल्यू ऑफ मनी फॉर मॉनेटरी पर्पस का मतलब जैसे सिक्के के ऊपर लिखा है 100 रुपए। ठीक है। तो आप कितने तक का सामान खरीद सकते हो उस पे? 100। लेकिन अगर अब मैं उसके ऊपर सिक्के से हटा दो, मेटल को मार्केट में बेचने लग जाओ, तो वो कितने का बिके? तो वो क्या है? सेल ना, नॉन मॉनेटरी पर्पस। देख रहे हैं? क्या यहाँ पे मैं एक्सचेंज 10 रुपए को 10 रुपए के हिसाब से कर रही हूँ कि कमोडिटी वैल्यू पे कर रही हूँ? समझ लो, सोने का सिक्का है। आज एक छोटे से सोने के सिक्के के ऊपर 1 रुपी लिख दूं मैं, तो मार्केट में वो कितने की वैल्यू देगा? 1। लेकिन अगर मैं उसको सोने की तरह सेल करूं मार्केट में, तो तोले के हिसाब से बिकेगा कि नहीं? 90,000। समझ गए? तो नॉन मॉनेटरी वैल्यू क्या है? कमोडिटी। मॉनेटरी वैल्यू क्या है? जो उसके फेस पे लिखा है, तो उसको फेस वैल्यू भी कह देते हैं, इसको कमोडिटी वैल्यू भी कह देते हैं। तो यहाँ लिख लो फेस वैल्यू ऑफ मनी, लिख लो जो उसके मुंह पे लिखा है, फेस वैल्यू ऑफ मनी। इसको अंदर लिख दो कमोडिटी वैल्यू, तो अगर उसको बेचने जाओ तो कितने की वैल्यू मिलेगी? बच्चे ऊपर वाले को, नंबर 1 को फेस वैल्यू लिखेंगे ऐसे, सी फेस मतलब शक्ल वाली वैल्यू जो लिखी है 1 2 3 5 व्हाटसोएवर। एंड नॉन मॉनेटरी पर्पस मतलब कि आप मान लो कमोडिटी वैल्यू, दैट इज वो कितने का बिकेगा, जो उसका सामान जिससे वो बना है। सोने का सिक्का सोने से बना है, तो सोना अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊंगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 90,000 के आसपास। ओके। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी? ऑलमोस्ट सेम है बच्चे। अगर तो पहले लिख लिया आपने कमोडिटी एंड फेस वैल्यू। अगर तो बच्चे 1 रुपए का सिक्का उसके ऊपर लिखा है, मैं मार्केट में उसको कमोडिटी वैल्यू से भी बेचने जाऊं ना, तब भी 1 रुपया ही मिलता है। 1 रुपया शक्ल पे भी लिखा है, मार्केट में भी अगर उसको मैं उसके सामान को बेचने जाऊं
तो वो 1 रुपी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फुल बॉडीड मनी। क्या कह देते हैं? So, any unit of money whose face value and intrinsic value are same are known as full bodied. इसका मतलब money value and commodity value same है. During the British period, 1 rupee coin was made of silver and the value of money was also 1 rupee. ठीक है जी? उस टाइम पे एक सिक्का सिल्वर का लिखा उस पे 1 रुपए था। अगर मैं सिल्वर को सिल्वर मिलता हूँ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे? फुल बॉडी। क्या बोल देते हैं? उसमें यस, उसमें क्या है? हमारी फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है। इंट्रिंसिक मतलब कमोडिटी वैल्यू सेम है। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड फुल बॉडीड मनी। मतलब यही बात है जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हमें एक कागज है बच्चे, एक ही कागज पे 50 रुपए लिखा है, एक कागज वैसे सही है उसमें 100 रुपए लिखे हैं, और एक कागज है जिसमें 500 रुपए लिखा है। कागज की वैल्यू सुनो, इधर देखो, कागज की वैल्यू सेम रहेगी मार्केट में अगर उसको मैं बेचने जाऊं, लेकिन क्या फर्क दे रहा है? उसके ऊपर जो अमाउंट लिखा है। ये सुनो, एक से मैं सिर्फ 50 रुपीज तक का सामान ला पाऊंगी, एक से 100 का और एक से 500 का ओनली। तो उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहेंगे? full bodied money. So it refers to the money which is usually made of paper. The value of representative full body money is that it is much higher than the value of commodity. वैसे वैल्यू क्या, मेरे से कोई फालतू का कागज मैं भी काट के रंग भर के आपको दे दूं, तो आप क्या मुझे उसके बदले 100 रुपए का सामान दे देंगे? नहीं। लेकिन वही अगर उस पे इशूड बाय आरबीआई है, तो क्या मुझे 100 रुपए का सामान दे देंगे? समझ गए? सो फुल बॉडीड मनी क्या है? जिसमें फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है। और जो हमारी ये है रिप्रेजेंटेड फुल बॉडी, इसमें फेस वैल्यू इज मोर देन द क्वांटिटी और इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है जी? फेस वैल्यू वेरी गुड। एक बार देख लो, मनी चैप्टर खत्म हो गया। इजी था।